नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान पर एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले एक वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, तो आप उसे पहले देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था या पेशी अवस्था किसके साथ संबंधित है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, तो इस अवस्था में इंद्रियगामक की जो अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। तो इस अवस्था में तार्किक रूप तो सोच ही नहीं सकता, तार्किक तो छोड़िए, सोच ही नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर समस्या समाधान की योग्यता का भी चरण नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। कहाँ विकल्प और निर्वचन विश्लेषण ये सब इस अवस्था में तो संभव नहीं है। फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार, सामाजिक मुद्दों से परिचित ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण करता है, स्मृति उसकी काम करती है और मानसिक निरूपण होता है, मतलब प्रारंभ होता है ये सभी, ठीक है। सोचना और अनुकरण मतलब दूसरों को देख के उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, या फिर नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो यहाँ देखिए, निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कणा कहा जाता है। मतलब नैतिक रूप से तर्क करना अपने चिंतन में, वही क्या कहलाता है, निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो याद रखिए, पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है इसमें क्या करेगा, बच्चा वस्तुओं के सजीव और निर्जीव में भेद करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। सजीव और निर्जीव में क्या करता है, विभेद कर पाता है, लेकिन क्या करता है, ज़्यादातर चीज़ों को जो है सजीव ही समझता है। जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कार, बादल, इन सब चीज़ों को क्या समझता है वो, कि सजीव ही हैं। लेकिन फिर भी इस पूर्व संक्रियात्मक चरण में क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है। मतलब वस्तु स्थायित्व कहने का मतलब यहाँ पास देखिए कि वह वस्तुओं को स्थायी रूप से समझ पाता है कि ये सजीव है, निर्जीव है या किस प्रकार से है, उसमें विभेद कर पाता है, यही है वस्तु स्थायित्व। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पास कथन दिए गए हैं। ऑप्शन है संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। संकल्पनाएं तो होती हैं लेकिन संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित तो नहीं होती, ठीक है, इस बच्चों के जो संकल्पना निर्माण के समय में। यहाँ पास देखिए, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, ये कथन सही है, ठीक है, कि संकल्पना जो है विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही कथन है। फिर आगे, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती। संकल्पनाओं की प्रकृति बिल्कुल पदानुक्रमिक होती है, स्टेप बाय स्टेप ये क्या होता है, डेवलप होता है। फिर संकल्पनाएं वैयक्तिक नहीं होती हैं, ये भी कथन यहाँ गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोर मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 12 से 18 तक की आयु क्या कहलाएंगे, किशोर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ठीक है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ देखिए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ये चिंतन का मूर्त प्रक्रियाओं में प्रदर्शित होना, ये तो आपका कितना था, 7 से 11 वर्ष की आयु तक था, ठीक है। तो ये तो इससे आगे बढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पास क्या होता है, संवेगात्मक प्रोत्थान की, अर्थात संवेगात्मक जो है, संवेगात्मक मतलब समझ रहे, मानसिक जो क्रियाएं हैं उसमें प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है।
तो मानसिक विकास की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पहले तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की है इसे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे। और यहाँ देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है। तो इसमें जो मुख्य विशेषता है, ऑप्शन में पहला ही सही हो जाएगा, अमूर्त चिंतन, ठीक है। इससे पहले जो अवस्था होती है इसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, और इसमें मूर्त चिंतन होता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और यह आयु होती है कब से कब तक की, 11 से 15 की आयु को बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक किसे बोला जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अवस्था निर्धारित की गई है। इसके बाद सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार, ये सभी अहम केंद्रित तो इसमें आ जाएगा। सामाजिक चिंतन होता है औपचारिक, लेकिन मुख्य विशेषता है इसका अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कहने का मतलब जो समस्या सामने नहीं है, जो समस्या सामने नहीं है उसके बारे में भी वे समाधान खोज सकते हैं, अर्थात कल्पनाओं से भी समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है। अमूर्त मतलब जो सामने ना हो या जो दिखाई नहीं दे रहा है उस समस्या के बारे में भी वे समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है तर्कणा, समस्या, सामान्यीकरण या फिर स्मृति। तो यहाँ याद रखेंगे तर्कणा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तर्कणा, समस्या और सामान्यीकरण ये तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, स्मृति सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ चिंतन की प्रक्रिया में स्मृति उतना इनके बराबर जो है रोल यहाँ पास नहीं निभा पाता, ठीक है। इतनी भूमिका यहाँ पास नहीं निभा पाता, याद रखेंगे। तो स्मृति जो है सबसे कम, हालांकि इसकी खास भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पास इनकी अधिक आवश्यकता होती है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खाली स्थान चिंतन करते हैं, रिक्त स्थान चिंतन करते हैं। मतलब यहाँ पास किस प्रकार से चिंतन करते हैं, ऑप्शन है अलग आयु में अलग तरीके से, बिल्कुल सही, सभी अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल यहीं पास सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग चरणों में समान रूप से, ये गलत हो जाएगा, अलग अलग चरणों में समान रूप से तो बच्चे तो क्या कोई भी नहीं सोच पाता, ठीक है, बच्चे तो क्या कोई भी नहीं सोच पाता अलग अलग चरणों में समान रूप से। संदर्भ के अनुसार सोचने की अवस्था भी अलग अलग होती है, ठीक है। अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार हर कोई कार्य नहीं करता इस प्रकार से, ठीक है। जो सर्वाधिक सत्य हो जाएगा यहाँ पास अलग आयु में अलग तरीके से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। तो संवेगात्मक विरेचन का सीधा सीधा अर्थ है संवेगों को दबाना, ठीक है। संवेगों को दबाना ही क्या हो जाएगा यहाँ पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कौन सा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक है, यहाँ पास, ठीक है, लब्धि नहीं, अच्छा बुद्धि लब्धि लब्धांक है, ठीक है, बुद्धि लब्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धि लब्धांक से कम होता है, तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। जिसका बुद्धि लब्धांक कम होगा उससे कैसे भला सीख सकते हैं, ठीक है, तो जिसका ज़्यादा होगा उससे सीखेंगे, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो वाइगोत्स्की के समस्या मतलब जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए इन्होंने सहयोगात्मक समस्या समाधान का सिद्धांत दिया है। इसमें अगर बच्चे को कोई समस्या दी जाती है तो वह अपने से अधिक आयु वर्ग या फिर अधिक जो निपुण है उनसे सहायता लेकर या फिर स्वयं उस कार्य को कर सकता है, यही है सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुकरण करते हैं। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ठीक है। दूसरा कथन है, एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कथन है वैयक्तिकता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस चीज़ पर जोर दिया, नैतिक शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है,
नैतिक जो मूल्यों पर क्या किया, बच्चे के विकास को समझाया, मानसिक विकास को या मनोवैज्ञानिक विकास को। तो यहाँ पास देखिए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके चरणों में से एक तो यहाँ पास प्राथमिक विद्यालय के अनुसरण करेंगे बच्चे, ठीक है। आज्ञा पालन का अनुसरण करते हैं। दंड उन्मुखीकरण, दंड उन्मुखीकरण मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, दंड से बचने का सोचते हैं, ठीक है, दंड से बचने के लिए सोचते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं डर से, ठीक है। इसके बाद वैयक्तिकता और विनिमय का भी जो है ये अनुसरण करते हैं। तो 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पास लास्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो कब करता है, 6 माह में, 12 माह में, 18 माह में या फिर 24 माह की आयु में। तो यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह की आयु में ही बच्चा क्या करता है, ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। आप देखेंगे कि अगर उसे उसकी माँ की गोद से, अगर उसकी माँ की गोद में अगर क्या करें दूसरे बच्चे को बिठा दिया जाए तो वह उससे क्या करेगा, ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, बिल्कुल गलत। इसलिए नहीं, बल्कि इसका कारण ये होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ठीक है। अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित जो हमने देखा था, ठीक। हमने क्या देखा था कि जो 2 से 7 वर्ष के बालक हैं, 2 से 7 वर्ष आयु के जो बालक हैं वे आत्म केंद्रित होते हैं और जीवत्ववादी होते हैं, ठीक है। अधिकतर चीज़ों को सजीव समझते हैं, हालांकि सजीव निर्जीव में भेद कर पाते हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ों को क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं, स्वयं के ही विचारों को सत्य मानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ मूर्ति नहीं, मूर्त है, ठीक है। मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने देखा था जो 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 नहीं, यहाँ पास हमने देखा था 7 से 11, क्योंकि 2 से 7 तो आपका क्या था, 2 से 7 अभी हमने देखा। इस समय क्या थे, आत्मवादी थे, ठीक है, आत्मवादी थे बालक, और क्या कर रहे थे, इस समय केवल अपनी ही बातों को सुनेंगे और जीवत्ववादी थे, ठीक है। क्या थे, जीवत्ववादी थे, सभी चीज़ों को लगभग सजीव मानते हैं, हालांकि भेद कर पाते हैं लेकिन सजीव मानते हैं, ठीक है। और इस समय तर्क नहीं कर पाते। और इसके बाद जो ये 6 से 11 वर्ष आयु का दिया गया है ऑप्शन में, तो ये 7 से 11 में हमने देखा था इस चीज़ को, इसको बोला था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इससे पहले जो ये 2 से 7 है इसको बोला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, या फिर इस 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों को जो सीखने के लिए आवश्यक है वह क्या है, तो मूर्त क्रिया या फिर अनुभवों की उपलब्धता। मूर्त क्रिया मतलब अगर कोई समस्या है तो वह उनके सामने में होना चाहिए, तभी वे उस पर सोच पाएंगे, ठीक है, तभी क्या करेंगे, उस पर सोच पाएंगे। यही क्या है, 6 से 11 वर्ष के आयु को बालकों को सीखने के लिए जो आवश्यक है वह है ऑप्शन ए, ठीक है, समझ आया। इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था मतलब समझ लीजिए कि 6 वर्ष से जस्ट पहले की बात कर रहा है, तो बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए पूर्व बाल्यावस्था मतलब देखिए हमने देखा था कि 6 वर्ष से जस्ट पहले की जो अवस्था होगी वो लगभग 4 से 6 वर्ष कर सकते हैं, ठीक है, ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, है ना। अब यहाँ पास अध्यापकों की उसे आवश्यकता होगी या फिर संगी साथियों की या पड़ोसियों की या माता पिता की। तो देखिए इस आयु में अध्यापकों की तो वे सुन नहीं सकते, ना ही समझ पाएंगे, है ना। इस आयु में क्या होते हैं, उतना नहीं समझ पाते अध्यापकों की, उस समय तो उनको रोने में ही लग जाता है, ठीक है, जब शुरू स्कूल जाते हैं तो। इसके बाद संगी साथियों की उतना बढ़ा नहीं होता है, संगी साथियों का प्रभाव। फिर पड़ोसियों की, इनसे तो कोई उनको नहीं रहता। फिर यहाँ पास माता पिता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 6 आयु वर्ग के लिए माता पिता यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, सीखना,
सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये देखिए कि 6 से 11 वर्ष की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए सीखना क्या है, तो सीखना क्या ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है या निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया। निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा या कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है, ये भी। तो सीखने की प्रक्रियाएं ये नहीं है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया ही सीखना कहलाएगा यहाँ पास, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, आपका सीखना कहलाएगा। फिर आगे देखिए, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। पर वह ऐसा खाली स्थान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो वे उनकी कौन सी ऐसी अभिप्रेरणा होती है जिसके कारण उनको ऐसा होता है कि वे संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कभी व्यथित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, वे अपनी उपेक्षा, उनको जो इग्नोर किया जाता है उसको कम करने के लिए वे क्या करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब वे कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी व्यथित हो जाते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है, सामूहिकता की भावना है, ठीक है। सामूहिकता की भावना है। बाल्यावस्था मतलब 6 से लगभग आपका 12 वर्ष क्या कहलाएगा, बाल्यावस्था कहलाएगा। इस समय बच्चे ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सामूहिकता की भावना यहाँ जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा है। यहाँ पास अपेक्षा नहीं है, ठीक है, उपेक्षा है। मिसप्रिंट हुआ है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब भी इग्नोरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर ये संस्कृत नहीं, ठीक है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक, ठीक है। तो यहाँ पास सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई, कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। तो यहाँ पास याद रखेंगे, जैविक पहलू की जो है उपेक्षा की गई है, ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक उनके सिद्धांत का ही नाम दे दिया गया है, भाषा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैविक पहलू की उपेक्षा कर दी गई है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, अभी हमने देखा ये वाइगोत्स्की था, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हिसाब से आप देखिए कि इनमें से कौन सा सही होगा, उसी से वाइगोत्स्की सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पास किससे सहमत होंगे, पहला देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। गलत है, ठीक है। जब आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं तो वे केवल पुरस्कार मिलने तक ही सीखेंगे, उसके बाद समाप्त, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। इसके लिए तो फिर पशुओं की आवश्यकता हो जाएगी। फिर आगे देखिए, अगला ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, स्पष्ट गलत है। फिर लास्ट है, लास्ट तो करेक्ट ही होगा, लेकिन यहाँ देखिए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्रियाओं है, ठीक है, क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है तो सामाजिक और सांस्कृतिक है, और एक ही में आपका सामाजिक वर्ड है। तो इस प्रकार आप केवल वर्ड को पकड़कर भी इससे समझ सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।